तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री के एक महत्वपूर्ण कंपनी टाटा स्टील के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करें तो टाटा स्टील जो कंपनी है, इसका जो पहला नाम था वो था टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का जो फाउंडर थे वो है दोराबजी टाटा और जमशेदजी टाटा। और अगर हम बात करें इसके फाउंडेड ईयर की तो वो है 26 अगस्त 1907। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थापित है। और अगर फिर इसके बाद हम बात करें इसके एम्प्लॉयमेंट की तो इस कंपनी के अंडर में लगभग 32,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। तो अगर हम सबसे पहले टाटा स्टील के रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 1,57,669 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,43,353 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 10,218 करोड़। 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, वो है 40,154 करोड़। अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 8,760 करोड़। इसके बाद हम देखते हैं नेटवर्थ को। तो इसका जो नेटवर्थ है वो भी अच्छी खासी है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 68,925 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 यानी कि करंट ईयर की तो वो है 1,03,082 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा स्टील के मार्केट कैप की तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,60,958 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 99.02, यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। पी रेशियो बेसिकली हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। तो इस कंपनी का जो पी रेशियो वो है 99.02, यानी कि ये है कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें 99.02 रुपीज़ प्राइस जो है वो पे करने होंगे। और पी रेशियो ऐसा माना जाता है, पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि जिन भी कंपनीज़ का पी रेशियो कम है ऐसे कंपनीज़ में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। बेसिकली हमें पी रेशियो के साथ साथ हमें उस कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए लास्ट 4-5 ईयर्स के। ऐसा ना हो कि किसी कंपनी के तो पी रेशियो कम है पर साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर उस कंपनी का जो है ईपीएस लगातार गिर रही है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। पर मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है पर साथ ही साथ उस कंपनी के जो है ईपीएस जो है लास्ट 4-5 साल में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हुई है, राइज हो रहा है। तो ऐसे कंपनीज में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शायद फ्यूचर में एक अच्छी खासी जो रिटर्न मिलने का जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर हम टाटा स्टील के भी ईपीएस ग्रोथ को देख ले तो लास्ट 5 ईयर्स में लगभग एवरेज 17.98 के आसपास इसका जो ईपीएस है वो राइज हो रही है। और अगर हम लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो वो है 13.80 के आसपास इसका जो एवरेज है वो उस एवरेज में ईपीएस जो है वो राइज या ग्रो हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। तो पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 1 से भी अगर कम हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि पीबी रेशियो अगर 1 से भी कम हो तो इसका मतलब ये है कि वो जो शेयर है उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके बुक वैल्यू से भी कम है। तो इस कंपनी के जो पीबी रेशियो वो है 1.57, 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं इसका जो बुक वैल्यू है वो है 83.76, और अभी जो ये कंपनी है लगभग 130 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा है। और इसीलिए इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 23.10, और ऐसा माना जाता है कि जिन भी कंपनीज के पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम हो तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। पर बेसिकली ये होता है कि उस कंपनी का अगर शेयर प्राइस जो है वो अगर
उसके इंडस्ट्री पी से कम है, तो इससे ये पता चलता है कि वो जो शेयर है, वो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके इंडस्ट्री के पी से भी कम प्राइस में वो मिल रही है। पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री पी से अगर कम हो तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए किसी कंपनी का अगर शेयर प्राइस इंडस्ट्री पी से ज़्यादा भी हो, अगर उसका जो EPS है, ROE है, ये सब अगर अच्छी खासी राइज हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में भी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो इसका जो इंडस्ट्री पी है तो वो है 23.10 और इसका जो पी रेशियो वो है 99.02, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.82, जो कि अच्छी खासी है, और डेट टू इक्विटी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और डेट टू इक्विटी के साथ साथ ही हमें कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। बेसिकली करंट रेशियो हमें ये बताती है कि किसी कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। तो अगर हम टाटा स्टील के करंट रेशियो को देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 0.73। तो अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ROE की। तो इस कंपनी का जो ROE है वो है 12.43%, और इसका ROE के साथ साथ हमें ROCE को भी देखना चाहिए। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका जो ROCE है वो है 15.08%, और ROE और ROCE के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा हो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं EPS की। तो इसका जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो है 2.15। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.73%, और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बेसिकली जिन भी कंपनीज़ का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहता है वैसे कंपनीज़ आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं बुक वैल्यू, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इसका जो बुक वैल्यू है वो है 83.76, और फिर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 1। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो टाटा स्टील के जो शेयर्स है वो सबसे ज़्यादा उसके प्रोमोटर्स के पास है 33.90%। अब बेसिकली इसे ऐसा माना जाता है कि जिन भी कंपनीज के प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर इसके जो प्रोमोटर्स है उसके पास सिर्फ 33.90% ही शेयर मौजूद है। बेसिकली जिन भी कंपनीज के प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर्स रहता है, ऐसा माना जाता है क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं जब उनको लगता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास 45% से कम शेयर मौजूद है, 33.90%। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो है उस कंपनी का करंट एसेट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है करंट रेशियो में। करंट रेशियो इसका जो है वो 1 से कम है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ ही ज़्यादा है। तो उसके साथ साथ ही हमें कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ को भी देखना चाहिए, और जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसका जो करंट एसेट्स है वो है 86,665 करोड़, और अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटीज़ की जो वो है 97,295 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 2,88,021 करोड़, और अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ की तो वो है 1,84,939 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज़, पर हाँ करंट एसेट्स कम है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं 2022 के बैलेंस शीट को। तो 2022 में जो टोटल एसेट्स थे वो है 2,85,445 करोड़, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ थे वो है 1,71,002 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च ज़रूर करिएगा।